जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट 2021 की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 12 बायोलॉजी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में नीट और अदर मेडिकल एग्जाम में पूछे गए। तो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि कंटिन्यूअस हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वे हानिकारक प्रोटीन का ह्रास करते हैं यानी खत्म करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ये न्यूक्लियेजेज होते हैं जो डीएनए को विभिन्न स्थानों पर तोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ये डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखलाओं पर विभक्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है कुछ जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियेजेस भी कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट डीएनए को काट सकते हैं तथा बाद में अणुओं को छोड़ देते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं और ये क्वेश्चन आपके 1998 और 2004 में पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जीवाणुओं द्वारा अपनी रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। दूसरा है इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है जीन अभियांत्रिकी में दो डीएनए अणुओं को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट है स्तनी कोशिकाओं में डीएनए के अपघटन के लिए उपस्थित होते हैं जबकि कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, जीवाणुओं द्वारा अपनी रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। आपको बता दें कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के उन विशिष्ट स्थानों को खंडित करते हैं जिन्हें हम पैलोड्रोमिक श्रृंखला कहते हैं। तो आपने पैलोड्रोमिक श्रृंखला पढ़ा होगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का निर्माण जीवाणुओं के अंदर होता है ताकि जब भी कोई वायरस इनके ऊपर अटैक करता है तो उनसे यह अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप में उपयोग पादपों से जुड़े हुए जीनी अभियांत्रिकी कार्यों में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, दूसरा है बैसिलस कोएगुलेंस, तीसरा है जेंथोमोनास सिट्री और लास्ट है क्लास्ट्रीडियम सेप्टिकम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस। तो आपको बता दें कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस है यह एक ट्यूबर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया है और इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लांट के केस में जो ट्यूबर फॉर्मेशन होता है उसको रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में प्लाज्मोडियम की कौन सी गुण उसे जीन क्लोनिंग के वाहक के रूप में उसे उपयुक्त बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि प्लाज्मोडियम का कौन सा ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से हम इसका उपयोग जीन क्लोनिंग में बहुत करते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम प्रतिबॉडी यानी कि प्रतिविष प्रतिरोधी जीनों को ले जा सकता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच आवागमन कर सकते हैं। तीसरा है प्लाज्मोडियम स्वयं की प्रतिलिपियां उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। और लास्ट है प्लाज्मोडियम छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं जो कि पोषक डीएनए गुणसूत्र से एकत्रित हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि जीन क्लोनिंग में प्लाज्मिड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लाज्मिड में सेल्फ रिप्लिकेशन यानी कि स्वयं के प्रतिलिपिकरण की क्षमता होती है और इनके पास एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है जिसके कारण ये किसी भी डीएनए अणु को गुणसूत्रों को चाहे वो कवक के हों या बैक्टीरिया के हों उनका कॉपी बना सकता है और इस वजह से ही इनका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन क्लोनिंग में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, प्लाज्मोडियम स्वयं की प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर खंडित कर सकता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे और क्यों करता है इसका रीज़न भी बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है T4 बैक्टीरियोफेज का R सेकेंड उत्परिवर्तित स्ट्रेन ई कोलाई का लाइसिस नहीं करता यानी कि इसको अपघटित नहीं करता, परंतु दो स्ट्रेन R सेकेंड R
व R सेकंड Y मिश्रित होकर लाइसिस यानी कि अपघटन कर देते हैं। इसका कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज 1 यानी कि बैक्टीरियोफेज वाइल्ड रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है यह उत्परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा है दोनों स्ट्रेन में समान सिस्ट्रॉन होते हैं। लास्ट है दोनों स्ट्रेन में भिन्न सिस्ट्रॉन होते हैं। तो सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन ये क्या होता है? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो आपको बता दूं कि एकल उत्परिवर्तन स्ट्रेन वाले इकोलाई को अपघटित नहीं करते। जब दो बैक्टीरिया के दो सिस्ट्रॉन मिश्रित होकर दो भिन्न एंजाइम बनाते हैं तो वह एक साथ क्या करते हैं, जीवाणुओं को अपघटित कर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दाता भ्रूणीय कोशिका या फिर दैहिक कोशिका का केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य होगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जीव में दाता कोशिका के वाह्य केंद्रीय जीन होंगे। दूसरा है जीव में ग्राही कोशिका के वाह्य केंद्रीय जीन होंगे। तीसरा है जीव में दाता व ग्राही दोनों के वाह्य केंद्रीय जीन होंगे। और लास्ट ऑप्शन दिया है जीव में ग्राही के केंद्रीय जीन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, जीव में ग्राही कोशिका के वाह्य केंद्रीय जीन होंगे। आपको बता दें कि वह नाभिकीय जीन माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हो सका? पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, दूसरा है डीएनए लाइगेज, तीसरा है ट्रांसक्रिप्टेज और लास्ट है प्राइमेज। आपके दिमाग में जो राइट ऑप्शन चल रहा होगा ऑप्शन ए चल रहा होगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस चल रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है डीएनए लाइगेज। क्यों है मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वे विशिष्ट श्रृंखलाओं की पहचान करते हैं और डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, जबकि जो डीएनए लाइगेज है वो पृथक डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है खाद्य पदार्थ से संबंधित फसल के संदर्भ में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी अधिक उपयुक्त या आवश्यक नहीं है, क्योंकि तो जो खाने योग्य फसलें हैं उनके संदर्भ में आनुवांशिकी जो अभियांत्रिकी यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग आवश्यक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। दूसरा है वर्तमान में उपस्थित उत्पादों की अपेक्षा इस प्रकार प्राप्त स्वाद में ठीक नहीं होंगे। तीसरा है महंगी विधि के कारण। और लास्ट है फसल में विषाणु और जहरीले पदार्थों का संक्रमण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा खाद्य फसलों को नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि इससे फसल में विषैले पदार्थ या विषाणुओं के संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। ऑप्शन बी है केंद्रक के अंदर डीएनए संश्लेषण को रोकते हैं। तीसरा है डीएनए का संश्लेषण करते हैं और लास्ट है डीएनए अणुओं को अनियमित रूप से तोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि वैद्युत कण संचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डीएनए को खंडों में काटने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डीएनए खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक करने के लिए। तीसरा है क्लोनिंग वाहकों के साथ जोड़कर पुनः संयोजी डीएनए बनाने में। और चौथा है डीएनए अणु को पृथक करने में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डीएनए खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक करने में। आपको बता दें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस संचलन डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक करने में प्रयोग किया जाता है। डीएनए जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, अतः जब जेल टैंक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो डीएनए धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किसके कारण संभव हुआ है? यानी कि जो एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधी जीन होते हैं अगर हमें उन्हें प्लाज्मोडियम के साथ जोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे? आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डीएनए लाइगेज से, दूसरा है इंडोन्यूक्लियस से,
तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज से और चौथा है एक्सोन्यूक्लियस से। तो आपको बता दें कि कहीं भी अगर हमें डीएनए खंडों को जोड़ना है, चाहे वो आर्टिफिशियली हो चाहे फिर वो नेचुरली हो, उस प्रोसेस में डीएनए लाइगेज का यूज़ किया जाता है। तो कहीं भी अगर डीएनए को जोड़ना है तो उसके लिए उपयोग करते हैं डीएनए लाइगेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉन विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मल जल यानी कि सीवेज से ऊर्जा उत्पादन में, दूसरा है बायोडीजल उत्पादन में, तीसरा है बीज रहित फल उत्पादन में और लास्ट है बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण में। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण पादप कोशिकाओं में नग्न डीएनए के स्थानांतरण की विधि है, लेकिन कठोर पादप कोशिका भित्ति की उपस्थिति में यह बाधक का कार्य करता है। अतः प्रोटोप्लास्ट प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के लिए जो पसंदीदा लक्ष्य होता है वो है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉन। तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल मध्यस्थ डीएनए स्थानांतरण प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है, जिसमें हम डीएनए के जीवद्रव्य में स्थानांतरण के लिए पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और नग्न डीएनए लवणों और प्रोटोप्लास्ट के बीच अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतर जीवधारियों के भीतर जीनों के क्लोनिंग के लिए वेक्टर यानी वाहक के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बैक्यूलोवा वायरस, दूसरा है साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम, तीसरा है राइजोपस निग्रिकेंस और लास्ट है रेट्रो वायरस। तो आपको बता दें कि रेट्रो वायरस में ऐसी क्षमता होती है जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर युक्त कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन के क्लोनिंग के वाहक के रूप में किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रेट्रो वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए का निम्नलिखित में से वह कौन सा विलोनुक्रमी बेस अनुक्रम है जिसे किसी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य भाग से काटा जा सकता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है वह एक पॉलीड्रोमिक अनुक्रमों का समूह होता है जो एक समान क्रम का निर्माण करते हैं। जब वह इस अनुक्रम को सीधे या उल्टे पढ़ते हैं तो हमें वो एक जैसे दिखते हैं। तो ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो आपको पैलिंड्रोमिक स्ट्रेन देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑप्शन सी में देखेंगे ऊपर लिखा है GAATTC यानी कि गुआनिन एडनिन एडनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन। अब नीचे के अनुक्रम को आप देखेंगे तो जब आप दाएं से बाएं जाएंगे तो देखेंगे आप GAATTC यानी गुआनिन एडनिन एडनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे अनुक्रम होते हैं जो कि उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक जैसे होते हैं और यही अनुक्रम कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक स्ट्रेन। तो जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वह इन्हीं विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक स्ट्रेन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला पार्ट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है कि हम इसे एक ही पार्ट में कवर नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में हम बाकी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके नीट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।